नमस्कार, मैं पवन शर्मा। खबरें अब तक में आपका स्वागत करता हूं। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उस योगी मैजिक की जिसने सिंगापुर और जापान जैसे देशों को उत्तर प्रदेश का मुरीद बना दिया है। साथ ही आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत की और आगे बात होगी दिल्ली की उस यूनिवर्सिटी की जहां किताबों से ज्यादा पत्थरों की चर्चा है। और अंत में राजस्थान के टोंक से आई उस शर्मनाक तस्वीर की भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पहले ही दिन 6,650 करोड़ निवेश सौदे हुए हासिल। बांग्लादेश में सेना में बड़ा फेरबदल, भारत में रहे रक्षा सलाहकार को बुलाकर किया प्रमोशन। ड्राइवर को मिलेगा 80% मुनाफा, भारत टैक्सी चालकों से अमित शाह ने किया संवाद। मोहम्मद दीपक से मिले राहुल गांधी, कोर्ट द्वार जाकर लेंगे जिम की सदस्यता। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, विधायक निधि बढ़ाने की मांग। एआई समिट प्रदर्शन में 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से पकड़ा गया जितेंद्र यादव। केरल में बड़ा हादसा, कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हुई एफआईआर, पीड़ित शिष्यों का होगा मेडिकल। महंगे हुए सोने चांदी के दाम, 15,000 से ज्यादा उछली चांदी, 1,59,574 रुपए पहुंचा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,700 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका खबर अब तक में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। आज हम बात करेंगे सीएम योगी की, जिनके नाम से माफिया कांपते हैं तो दुनिया के दिग्गज उद्योगपति पलके बिछाते हैं। जी हां, भगवा चोला माथे पर तेज और हाथों में उत्तर प्रदेश की तरक्की का नक्शा लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब विदेशी धरती पर छा गए हैं। सिंगापुर की जमीन पर कदम रखते ही योगी मैजिक शुरू हो गया। यह सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महाअभियान भी है। आपको बताते चलें, योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर पहुंचते ही अपनी रफ्तार दिखा दी है। दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनियों में से एक टेमासेक के चेयरमैन टियोची हियान और उनकी टीम के साथ सीएम की मुलाकात बेहद दमदार रही। योगी ने सीधे तौर पर डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक हब और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश का न्योता दिया। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को साफ संदेश दे दिया है कि आइए निवेश कीजिए और रेड टेप भूल जाइए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मजबूत नीतिज्ञ ढांचे की ऐसी ब्रांडिंग की है कि ग्लोबल निवेश अब उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे सुरक्षित और मुनाफे वाला ठिकाना मान रहे हैं। वहीं योगी ने जीआईसी के सीईओ के साथ लंबी चर्चा की। गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर ग्रीन रुको प्रोजेक्ट तक सीएम ने उत्तर प्रदेश के बदलते बुनियादी ढांचे की ऐसी तस्वीर पेश की कि दुनिया दंग रह गई। वहीं डीबीएस बैंक की सीईओ के साथ बैठक में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को आसान बनाने और उत्तर प्रदेश के ग्रोथ सेक्टर में डॉलर का फ्लो बढ़ाने पर पक्की मोहर लग गई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का ही करिश्मा है कि आज दुनिया के बड़े बड़े सीईओज इनमें से हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े हैं। सादगी ऐसी कि भगवा वस्त्रों में देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दिमाग ऐसा कि दुनिया की सबसे जटिल अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डील कर रही हैं। ऐसे में कहा जा सकता है 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर और उसके बाद 25 से 26 फरवरी को जापान का ये दौरा उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार की नई फैक्ट्री खोलने वाला साबित हो सकता है। हालांकि सीएम योगी का ये दौरा और उत्तर प्रदेश का विकास शायद विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। जी हां, सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में टूटी पानी की टंकी और सिंगापुर की तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसा और कहा उनके राज में तो सिर्फ पानी फटी टंकियों से ही निकलता था। अखिलेश यादव ने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें एक तस्वीर में टूटी टंकी से पानी की धारा फूटती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का पहचान और प्रतीक मेरिलियन की तस्वीर है, जो वहां के कल्चर को दिखाने का तरीका है और सिंगापुर की पहचान भी है। खैर, विपक्ष का ये बार और पलटवार तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप तैयार हो जाइए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मुलाकातें नहीं की बल्कि
उत्तर प्रदेश के भविष्य की सुनहरी इबारत लिख दी है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ये तूफानी दौरा, 25 कंपनियों के साथ चर्चा और सिंगापुर के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से मुलाकात, ये सब संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि योगी का मिशन साफ है, निवेश लाओ, रोजगार बढ़ाओ और उत्तर प्रदेश को दुनिया का सिरमौर बनाओ। आज सिंगापुर गवाह है, कल जापान गवाह होगा कि कैसे एक सन्यासी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल कर रख दी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। अब बात करेंगे उस सूबे की जहां की सत्ता का रास्ता दलित बस्तियों से होकर गुजरता है। जी हां, उत्तर प्रदेश, जहां कभी बहन जी यानी मायावती की एक आवाज पर पूरा दलित समाज लामबंद हो जाता था, आज वहां सन्नाटा है। क्या मायावती अब दलितों की इकलौती मसीहा नहीं रही, या नीला परचम अब अपनी चमक खो रहा है? आज हम किसी हवाई नैरेटिव की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कड़क आंकड़ों की बात करेंगे जो गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का दलित अब मायावती के पाले से निकल कहीं और ठिकाना ढूंढ रहा है। आखिर कहां जा रहा है वो वोट, कौन मार रहा है सेंध, और क्या 2027 में हाथी फिर से चिंगाड़ेगा या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? चलिए खोलते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कुंडली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब दलित वोट बैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मायावती, बहुजन समाज पार्टी माना जाता था। लेकिन आज की हकीकत यह है कि मायावती अब इस वोट बैंक की अकेली मसीहा नहीं रह गई। ये कोई और सियासी धारणा नहीं, बल्कि चुनाव दर चुनाव गिरते आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जी हां, 2007 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का ग्राफ अब अर्श से फर्श पर आ चुका है। जाहिर आंकड़े झूठ नहीं बोलते। याद कीजिए 2007 का वो साल जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा जादू चलाया कि विरोधियों के पसीने छूट गए थे। 30.43% वोट शेयर और 206 सीटें और करीब 65% दलित सिर्फ और सिर्फ बहन जी के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ? 2012 में गिरा वोट शेयर 25.91% पर आ गया। 2017 में मोदी लहर ने ऐसी सेंध लगाई कि बीएसपी 22.2% पर सिमट गई। 2022 आते आते जैसे पहाड़ ही टूट गया हो। वोट शेयर बचा सिर्फ 12.7% और विधायक सिर्फ 1। आंकड़ों को देखें तो साफ है कि ये वोट बैंक अब मायावती के पाले से जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मायावती को वोट नहीं मिल रहा है तो कहां जा रहा है ये वोट? यहां डबल गेम चल रहा है। दरअसल ये वोट बैंक अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बंट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए गैर जाटव दलित में जबरदस्त सेंधमारी की। 2017 और 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षित सीटों पर क्लीन स्वीप हासिल किया और बढ़त हासिल की। वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर दलितों को अपनी ओर खींचने की नई बिसात बिछाई। हालांकि मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश की धरती से अब भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद एक बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। 2024 में नगीना सीट से मिली उनकी जीत ने यह साबित कर दिया कि दलित युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अब मायावती की खामोशी राजनीति के बजाय चंद्रशेखर के आक्रामक अंदाज की ओर आकर्षित हो रहा है। चंद्रशेखर अब 2027 के लिए सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने भाईचारा संगठनों के जरिए पिछड़े और मुस्लिमों को भी जोड़ने का प्लान बना लिया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने नगीना में पछाड़ कर साफ कर दिया कि असली काशीराम का वारिस कौन है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर की दलित पार्टियां भी अब यहां पैर पसारने को बेताब है। बिहार से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासी और पासवान वोट बैंक को साधने में जुटी है। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अगाड़ी और रामदास अठावले की आरपीआई भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरने की फिराक में है। इन सब चुनौतियों के बीच मायावती ने साफ कर दिया है कि वे 2027 में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से बढ़ते भाईचारे के दावे को
फेक न्यूज करार दे दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि बसपा का अपना कोर जाटव वोट बैंक अभी भी खिसकता नजर आ रहा है। वहीं ब्राह्मण बनिया पार्टी कहीं जाने वाली बीजेपी ने रविदास जयंती और अंबेडकर से जुड़े स्मारकों के जरिए अपनी छवि बदली है, जिसका सीधा नुकसान बसपा को होना तय है। अब यह देखना होगा कि क्या मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के जरिए खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगी या फिर उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में नया सूरज चंद्रशेखर आजाद या बीजेपी सपा के गठबंधन के रूप में उभरेगा। 2027 का चुनाव यह तय करेगा कि हाथी अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की इस सियासी उठापटक पर हमारी नजर बनी रहेगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ और बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की जहां किताबों की खुशबू से ज्यादा अक्सर बारूद और बवालों की सुर्खियां आती हैं। जी हां, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, जहां एक बार फिर आधी रात को सन्नाटे को चीरती हुई चीखें सुनाई दी और पत्थरों की बारिश हुई। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब जेएनयू के कैंपस में खूनी संघर्ष का नया चैप्टर लिखा जा रहा था। लाठियां चली, बेल्टबाजी हुई, सिर फटे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बार आग लगी कहां से। दरअसल ये बवाल शुरू हुआ रविवार देर रात करीब 1:30 पर। जेएनयू छात्र संघ ने कुलपति के खिलाफ समता जुलूस निकाला था। हाथों में मसाले थीं और हवा में इस्तीफे के नारे। लेकिन जैसे ही ये मार्च साबरमती ढाबे से आगे बढ़ा, पूरा कैंपस जंग का मैदान बन गया। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीपी के कार्यकर्ताओं ने उन पर घात लगाकर हमला किया, पत्थर बरसाए और निहत्थे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं दूसरी तरफ एबीपी ने जो कहानी सुनाई वो और ही डरावनी है। उनका दावा है कि लेफ्ट के छात्रों ने प्रदर्शन की आड़ में उन मासूम स्टूडेंट को निशाना बनाया जो लाइब्रेरी में शांति से अपनी जान लगाकर पढ़ रहे थे। आरोप है कि छात्रों को पीटने के लिए हमलावर ढूंढ ढूंढ कर हॉस्टल और कमरों में घुसे। कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए कैंपस के घने जंगलों और झाड़ियों में जा छिपे। घंटों तक पत्थरबाजी और मारपीट का हंगामा चलता रहा, जिसमें 10 से ज्यादा छात्र लहूलुहान होकर एम्स तक पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये ज्वालामुखी फटा क्यों? तो इसकी जड़ में कुलपति शांतिश्री पंडित जी का 16 फरवरी को दिया गया एक विवादित पॉडकास्ट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने यूजीसी नियमों पर बात करते हुए कह दिया, आप हमेशा विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते। जैसा अश्वेतों के साथ हुआ वैसा ही यहां दलितों के लिए लाया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। There's a permanent victimhood and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you will feel good. But it's not real, it's manufacturing reality. बस इसी बयान ने बारूद में चिंगारी का काम किया। छात्र संगठनों ने इसे जातिवाद और संवैधानिक अधिकारों पर हमला करार दे दिया। आपको बता दें, कैंपस में पिछले कई दिनों से उबाल था, जो रविवार की रात हिंसक झड़प में बदल गया। जेएनयू की पहली महिला वीसी, जो खुद यहां की छात्रा रही है, एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। वहीं जब कैंपस लहूलुहान हो गया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। दिल्ली पुलिस बाहर मुस्तैद थी, लेकिन जेएनयू ने अपने कायदे कानून हैं जिसके तहत बिना अनुमति पुलिस अंदर कदम नहीं रख सकती। वहीं घंटों चले इस ड्रामे के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनुशासनहीनता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि बीसी ने सफाई दी है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन कैंपस में तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। हालांकि जेएनयू में ये कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नुकसान उन छात्रों का हुआ जो यहाँ सिर्फ पढ़ने आते हैं।
राजनीति की इस भेंट में कैंपस की शांति स्वाह हो रही है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन की ये कार्रवाई की चेतावनी वाकई कोई असर दिखाएगी या फिर ये चिंगारी फिर से किसी बड़ी आग का सबब बनेगी। क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह की हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक ढिलाई जिम्मेदार है? खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को ही मजहब के तराजू में तोल दिया। जी हां, राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और शायद आपका खून भी खौल उठेगा। जरा सोचिए, कड़कड़ाती ठंड में एक गरीब महिला कंबल लेने पहुंचती है। नेताजी कंबल हाथ में थमाते भी हैं, लेकिन जैसे ही नाम और मजहब का पता चलता है वो कंबल छीन लिया जाता है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का ये कंबल कांड अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। दरअसल पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहां गरीब महिलाओं को कंबल बांट रहे थे। सब ठीक चल रहा था, तभी एक मुस्लिम महिला सामने आई। जैसे ही जौनपुरिया को महिला की धार्मिक पहचान का पता चला, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने न सिर्फ कंबल वापस ले लिया, बल्कि अपने सहयोगियों को कड़े निर्देश दिए कि मुस्लिम महिलाओं को यहां से भगा दो। वहीं जब वहां मौजूद लोगों ने इस भेदभाव पर सवाल उठाया तो जौनपुरिया ने जो तर्क दिया वो भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, जो मोदी जी को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का कोई हक नहीं। उन्होंने इसे अपना निजी कार्यक्रम बताते हुए तनाव दिखाया और वहां से चलते बने। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बाद में अपने फैसले का बचाव करते हुए कह दिया कि एक विशेष धर्म के लोग मोदी विरोधी हैं तो वो मेरी रैली में क्यों आएंगे। वहीं इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नफरत वाली सोच करार दे दिया है। वहीं इंडियन यूथ कांग्रेस ने इसे नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुरंत उन सभी मुस्लिम महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर कंबल बांटे जिसे पूर्व सांसद ने खाली हाथ लौटा दिया था। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मदद करने से पहले भी आधार कार्ड और धर्म देखा जाएगा? क्या एक जनप्रतिनिधि को यह शोभा देता है कि वो गरीब और लाचारी का मजाक उड़ाए? जौनपुरिया साहब कह रहे हैं कि ये उनका निजी कार्यक्रम था, लेकिन क्या इंसानियत भी इतनी निजी हो सकती है कि मजहब देखकर बदल जाए? तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि राजनीति की बिसात पर कैसे कैसे रंग देखने को मिलते हैं। कहीं विकास की नई इबारत लिखी जा रही है तो कहीं मजहब के नाम पर इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। कहीं छात्र अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं तो कहीं वोट बैंक की राजनीति पुराने किलों को ढा रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।